हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ यूके बोर्ड क्लास 12th की जो फिजिक्स है 2025 टिक के बच्चों के लिए। तो उसके इम्पॉर्टेंट एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे आपके वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो है आप लोगों का सेकेंड पार्ट जो MCQ का जो आपका सेकंड पार्ट है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला मैंने कल अपलोड कर लिया था। ठीक, तो उसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर वाले उसमें तो मैंने प्रीवियस ईयर के करवाए थे, जो भी प्रीवियस ईयर में एक नंबर वाला है। इसमें मैंने खुद से ढूंढे हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो वो मैं इसके अंदर आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन किसी किसी में मिल भी सकता है, किसी में भी नहीं भी मिल सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो मगर ये आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि विद द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो जो विड्थ मतलब किसकी चौड़ाई जो होती है, किसकी औच्छे लिखना है इसको। ठीक है, औच्छे परत, डिप्लीशन लेयर मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई और जंक्शन पर संभावित अवरोध, अवरोध मतलब पोटेंशियल, जिसको हम विभव प्राचीर बोलते हैं, विभव प्राचीर। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है जब आप रिवर्स वाइसिंग करते हो। रिवर्स मतलब जिसको हिंदी में उत्क्रम अभिनति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनति करते हो। ठीक, तो उस समय क्या होता है, तो ये याद रखना जो आपका PN जंक्शन डायोड होता है, जैसे P और N, तो इनके बीच में होता है ये क्या, यहाँ पे आपको पता है ना वो बनता है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आकार ना, इसका साइज बढ़ता है, यानी ये धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब आप इसको रिवर्स वाइसिंग मतलब P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ते हैं बैटरी के, तो इसको बोलते हैं रिवर्स वाइसिंग यानी उत्क्रम अभिनति। क्या करना है, जो आपका P है उसको माइनस से जोड़ना है और N को प्लस से जोड़ना है बैटरी के, तो उसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, उत्क्रम अभिनति। तो इस केस में अवक्षय परत और जो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता था, इस N के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव वाले वो इस साइड आ जाएंगे और इस P के जो पॉजिटिव होते हैं वो इस साइड आ जाते थे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस तरीके से एक बैटरी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे, तो इसको बोलते हैं विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो दोनों बढ़ जाएंगे। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो होगी वो बढ़ जाएगी, पहले इतना पतला था अब ये इतना चौड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये और बढ़ जाएगा जैसे आप रिवर्स बाइसिंग करते रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, वैसे जब आप मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया ना उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि फिर आपका बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो ये याद रखना दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक हिंदी में, उनके बीच में जो उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जिसको हम ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है, तो आपको पता है इस तरीके से बनाते हैं, ये इसका कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में चालन बैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है उसका वैलेंस बैंड, क्या होता है, वैलेंस बैंड। ठीक है, यानी संयोजी बैंड। तो इनके बीच का जो एक गैप होता है ना, इनके बीच का जो एक गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जिसको ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर के लिए कितनी होती है इसकी वैल्यू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो गैप होता है ना इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हिंदी में है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो इसे निश्चित ऊर्जा अंतराल बोला, यानी ऊर्जा अंतराल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला है कि द लाइंस इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में, जिसको अवरक्त क्षेत्र बोलते हैं, कौन सी लाइंस पड़ती हैं, यानी कौन सी सीरीज पड़ती है। तो पाश्चन जो सीरीज थी आपकी, ठीक है, पाश्चन जो सीरीज थी आपकी वो पड़ती है।
ठीक है, कौन सी, पाषाण जो श्रृंखला थी आपकी, पाषाण, ठीक है, जो श्रृंखला थी वो इसके अंदर पड़ती है आपकी। ठीक, अगला है कि जो लेमन सीरीज है आपकी, ठीक है, और बाल्मर सीरीज जो है वो किस किस रीजन में पड़ती है, यानी किस किस क्षेत्र में पड़ती है वो। ठीक है, तो अगर हम लेमन सीरीज की बात करें तो ये यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है। ठीक है, और बाल्मर सीरीज जो होती है वो आपकी विजिबल रीजन में पड़ती है, दृश्य क्षेत्र बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट होता है सारा पराबैंगनी, पराबैंगनी, ठीक है, जो क्षेत्र होता है उसमें पड़ता है। ठीक, तो दोनों का आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लीनियरली डिपेंड ऑन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन। यानी आपको पता है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मान लो ये मेटल है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इस पर लाइट पड़ती है ना, लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है कि, है ना, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड होती है, जो ये लाइट आ रही है ना इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा इसकी यहाँ पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यह याद रखना, इसका आंसर जो होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होगा। अगला है गतिमान फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। गतिमान फोटोन का यानी मूविंग जो फोटोन्स होते हैं उनका मास कितना होता है। तो उनका मास का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, एच न्यू यानी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनका आपका क्या होता है, मास होता है कब, मूविंग प्रोटॉन का। ठीक है, और अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ऑफ द मेटल, यानी जो निरोधक विभव होता है आपतित प्रकाश, ठीक है, और धातु पर निर्भर करता है। तो यानी जो निरोधी विभव होता है ना आपका, वो भी किस पे, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। किस पे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे निर्भर करता है। जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था ना काइनेटिक एनर्जी वाला, गति ऊर्जा वाला, तो वो भी फ्रीक्वेंसी पे ही निर्भर कर रहा था। ठीक है, तो वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना उतनी ही आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है आपकी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसलिए दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं यानी आवृत्ति पे निर्भर करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अगला है कि द बेस्ट मेटल फॉर द यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सबसे अच्छा धातु कौन सा है। तो ये सीजियम धातु जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, सीजियम धातु प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उस पे जो करंट बनती है आपकी, फोटो करंट जो बनती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, जब आप लाइट डालते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक करंट चलती है आपकी। ठीक है, तो ये जो करंट होती है ना कि वो डज नॉट डिपेंड, यानी वो किस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे निर्भर नहीं होती और किस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे हिंदी में उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो क्या है इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किस पे जो करंट होती है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट होती है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी होता है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वहाँ पे जो करंट बनती है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती यानी आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती। तो फिर निर्भर किस पे करती है, आपतित प्रकाश पे करती है। किस पे, आपतित प्रकाश पे। ठीक है, तो ये इसका याद रखना, इंसिडेंट
इंसिडेंट लाइट पे निर्भर करती है। एक चीज़ यहाँ पे सही कर लेना, इससे इंसिडेंस रेडिएशन होगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, इसको हमने डिप किया, डिप मतलब एक लिक्विड के अंदर यानी एक द्रव के अंदर इसको रखा, ठीक। अब यहाँ पे जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, क्या है, बराबर, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, किसकी, लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी अब, ठीक है। जैसे आप इसको लिक्विड के अंदर डुबोगे तो इसका जो फोकल लेंथ है कितनी हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा बिकम इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होगी ये इन्फिनिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/f इक्वल टू, ये था हमारा क्या, n2 माइनस, ऐसा होता था ना, n2 माइनस n1। तो यहाँ पे हम ना क्या ले लेंगे, जैसे मान लो हमने ले रखा लेंस nl माइनस n लिक्विड, ठीक है, अपॉन nl, l मतलब nl मतलब लेंस सही है, ठीक है, और लिक्विड मतलब द्रव, जो हमने दो ले रखा ना, ये लेंस, इसको nl लिखा हुआ है, और जो ये लिक्विड हमारा उसको n लिक्विड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव लिक्विड। और यहाँ पे होता है फॉर्मूला 1/r1, ठीक है, माइनस 1/r2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अब उसने बोला कि ये दोनों बराबर हैं, nl और n लिक्विड क्या है आपके, बराबर हैं। तो जब ये बराबर हैं तो यहाँ पे जब आप ये दोनों वैल्यू को रखोगे बराबर बराबर, तो ये कट के जीरो हो जाएगा, होगा जीरो, ठीक है। तो जब ये जीरो होगा पूरा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1/0 इक्वल टू एफ, ठीक है, इस एफ को इधर लेके जीरो को इधर ला गए, तो यानी 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला था, वहाँ पे जब आप इन दोनों की वैल्यू इक्वल रखोगे तो ये कट के पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर ऐसे रखोगे 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 0, तो यहाँ से f कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अनंत हो जाएगी इसका जो आंसर होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिए कंडीशन होती है आपकी, तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को। और दूसरा कंडीशन क्या थी आपका, जो लाइट होती है उसका जो क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होगा हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण जो होगा हमेशा क्रांति कोण को हम IC से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस वाले का तो आंसर ये हो जाएगा, लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं, तो लाइट हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है कम्युनिकेशन की, उसमें कौन सी वेव आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, उसमें माइक्रोवेव यूज़ होती है, ठीक है। कौन सी, माइक्रोवेव इसको यूज़ करते हैं, जो आपके सैटेलाइट होते हैं ना उनमें कम्युनिकेशन के लिए, यानी बातचीत करने के लिए कौन सी माइक्रोवेव यूज़ की जाती है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए, ठीक है। तो कौन सी माइक्रोवेव यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, यानी कौन सी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो शायद आया भी था आपका, गामा रे जो होती है, ठीक है। तो गामा किरणें जो होती है वो
जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगला है इन विच ऑफ द सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन ऑब्जॉर्व, यानी किस सर्किट में आपका पावर का डिसिपेशन होता है, यानी पावर खर्च होती है। तो ये याद रखना, रजिस्टिव सर्किट में जिसके केवल रजिस्टेंस लगा होता है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है। अगर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी पावर खर्च नहीं होती, वहाँ पे तो पावर स्टोर होती है, मतलब पावर को स्टोर करते हैं वो लोग, ठीक है, वो जो कैपेसिटर होते हैं। रजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होता आपका, सॉरी पावर लॉस होता है, इनमें पावर लॉस जीरो होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, दोनों में। और इसमें पावर लॉस होता है आपका, जैसे बल्ब होता है, बल्ब पावर खर्च करता है आपका, ठीक है, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर अपने अंदर स्टोर करते हैं, जैसे बैटरी करते हैं। अब ये भी पूछ सकता है जो इंडक्टर होता है किस फॉर्म में करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है। तो इसमें शुद्ध प्रतिरोध सर्किट जो होते हैं वो अधिकतम शक्ति व्यय करते हैं, ठीक है। अगला है इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटिव है ना, एक्सी, कैपेसिटिव यानी धारित्य प्रतिरोध प्रतिघात बोलते हैं, धारित्य प्रतिघात बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 FC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर हमने क्या कर दिया कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, यानी आवृत्ति को अगर हमने डबल कर दिया, एफ को अगर डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल, तो इसका जो रिएक्टेंस है यानी एक्सी है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब एफ को यहाँ पे डबल कर दूँ, मैं 2F कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि एक्सी जो होता है वो 1/F के बराबर होता है ना, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसको डबल कर दो, यहाँ पे एक्सी की जगह 2F रख दो, ठीक है, तो आपको दिख रहा नहीं है ये देखो, इसको एक्स डैश ले लो, तो जो एक्सी डैश हो रहा है ये 1/2 ये ऐसा आएगा, और ये जो पूरा 1/F है ना, इसको ऊपर से एक्सी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एक्सी, तो ये हाफ हो रहा है आपका, ठीक है। तो जो एक्स डैश है वो एक्सी जो है वो एक्सी का जब हाफ हो रहा है तब आपका एक्सी डैश आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि एक्सी जो होता है 1/F होता है। तो जब आप इसको डबल कर दोगे फ्रीक्वेंसी को तो ये हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ लेता एक्सएल, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी आप डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाता है, एक्सएल भी डबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 2πFL होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आप डबल कर दो तो एक्सएल भी डबल हो जाएगा, ठीक है, मगर यहाँ पे एफ को अगर आप डबल करोगे तो एक्सी हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर आपने देखा होगा, तो इंडक्टर में अगर ये मान लो वोल्टेज है, ये वोल्टेज की लाइन है, तो करंट क्या होगा, हमेशा लैग करेगा 90 डिग्री, है ना, करंट क्या करता है, लैग। तो इसकी जब हम वेव फॉर्म बनाते तो ऐसे बनाते हैं, अगर ये मान लो वोल्टेज है तो करंट क्या करेंगे 90 डिग्री बाद ऐसे बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये हमारी क्या है, करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज तो लैग करता नहीं है, वोल्टेज लीड दी करंट बाय π/2 हो गए, π/2 हो गए, ठीक है, सब में π/2 लिखना है इसको। तो इसका ना ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मैंने वोल्टेज बनाई, ये मैंने करंट बनाई, मैंने बोला करंट जो करती है वो लैग करती है, क्या करती है, लैग करती है, कितना 90 डिग्री, 90 मतलब पाई मतलब 180/2, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री लैग कर रहा है तो यहाँ पे हम दो चीज़ बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो वो तो आपको दिख रहा है कि करंट 90 डिग्री पीछे हो रहा है, देखो
वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और करंट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और करंट 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में जो देखा वोल्टेज लीड दी करंट बाय 90 डिग्री, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज देखो ये पहले है और करंट बाद में, तो वोल्टेज लीड भी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, तो इसमें ये आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला है कि लेंज लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसके, एनर्जी यानी ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये तो मैंने शायद कल भी कराया, ठीक है, के संरक्षण पे निर्भर होता है ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन है कि फ्राडे लॉ, ठीक है, तो फ्राडे लॉ भी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे निर्भर करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करता है आपका, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करता है फ्राडे लॉ। अगला है, अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, समांतर पट्ट संधारित्र है, तो उसकी कैपेसिटी यानी उसका जो कैपेसिटेंस होता है, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ता है, ठीक है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। बाकी डिस्टेंस बिटवीन दी ये तो गलत बताया उसने, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज ये भी गलत है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं, ये भी गलत है आपका, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है अगला, कि मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर ले लो, है ना, या कोई चार्ज सेपरेट कर रखे हैं, उनके बीच में अभी क्या है, एयर है, क्या है, एयर। उस समय जो फोर्स लग रहा है उसको ले लेते हैं मान लो F0। अब इनके बीच का जो एयर है उसको हटा के यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कोई परावैद्युत रख दिया जिसकी वैल्यू क्या है, K। अब यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, F। तो ये जो फोर्स होगा उस पहले वाले फोर्स को K से डिवाइड कर दो, उसके इक्वल होगा, तो यानी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, तो उतना डिक्रीज हो जाएगा जितनी भी वो K की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, 20 है तो 20 से डिवाइड कर दोगे, उतना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर ये होगा। अगला है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी की SI यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। तो यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है। एक दूसरी भी होती है इसकी फोर्स पर मीटर, ठीक है। यह है परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता की। ऐसे अगर चुंबकशीलता की पूछ ले, परमेबिलिटी की पूछ ले, है ना, चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी, तो उसकी होती है H/m, ठीक है, ये याद रखना है ऐसे, ठीक। हेनरी पर मीटर होता है, ये क्या होता है, हेनरी पर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज एज, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो शायद कल भी हुआ था ये क्वेश्चन, यानी प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ कि एक क्या है, क्यूब है जैसे, ठीक है, और ये क्यूब जो है उसके ए पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक। अब बोला है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दी फेसेस ऑफ द क्यूब, इस क्यूब की जो फेसेस होंगी वहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, है ना, यानी इसकी भुजा से कुल कितना फ्लक्स जो है पास होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। अब ये जो Q होगा ना, ये 8 भुजाओं से टच होगा, यहाँ पे कितने से, 8 भुजाओं से, यानी 8 सरफेसेस से टच होगा, तो इसलिए इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 5 = Q/8ε0 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जितनी सरफेसों से ये टच होगा उतनी सरफेस से ये पास होगा, जितनी भुजाओं से ये टच होगा ना उतनी भुजाओं से ये पास होगा, यानी उससे गुजरेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा Q/8ε0, ठीक है। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए आज के लिए इस वीडियो में,
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने क्वेश्चन कर लेना जितने मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट में आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना आप लोग। ठीक, इसके बाद जो है केमिस्ट्री के हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।